नमस्कार। आज की इस बेहद ज़रूरी चर्चा में आपका स्वागत है। अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में है तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम एसबीआई के शिकायत निवारण और एस्केलेशन प्रोटोकॉल को डिकोड करेंगे। मतलब अगर बैंक से कोई शिकायत है तो उसे सही जगह और सही तरीके से कैसे पहुंचाना है, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे? देखिए, हम शुरुआत करेंगे कुछ ज़रूरी केवाईसी स्कैम चेतावनियों से। उसके बाद हम कस्टमर सपोर्ट, फिर इंटरनल एस्केलेशन, उसके बाद बैंकिंग लोकपाल और यहाँ तक कि कंज्यूमर कोर्ट जैसे कानूनी विकल्पों तक के पूरे सफ़र को समझेंगे। साथ ही कम्युनिटी सपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन शिकायत दर्ज करने के तरीकों पर जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात हमारी खुद की सुरक्षा, यानी केवाईसी स्कैम से बचना। अक्सर लोग गूगल या सोशल मीडिया पर कस्टमर केयर नंबर ढूंढते हैं और फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। स्कैमर्स वहां फर्जी नंबर डालकर बैठे होते हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ तौर पर याद रखिए, कोई भी असली बैंक कर्मचारी आपसे कभी भी आपका योनो पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन डिटेल, एटीएम पिन या कोई भी ओटीपी नहीं मांगेगा। और हां, अगर कोई आपसे एनीडेस्क जैसा कोई रिमोट स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने को कहे तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ये सरासर एक धोखा है। चलिए अब मानते हैं कि आपके साथ कोई असली बैंकिंग समस्या हो गई है, तो सबसे पहला कदम क्या होगा? जाहिर है कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करना। इस शुरुआती शिकायत के लिए सही संपर्क जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप बैंक के सेंट्रलाइज्ड नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 1800-1234 या फिर 1800-2100। जब आप बात करें तो एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यानी SRN जनरेट करवाना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही काम आएगा। अगर आप ऑनलाइन शिकायत करना चाहते हैं तो उनका पोर्टल है sbi.bank.in/web/customer-care/contact-us। आप व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर है +91 9022 690226। और अगर आप अपनी ब्रांच की सर्विस से नाखुश हैं तो बस अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में UNHAPPY यानी अनहैप्पी टाइप करें और इसे 800-82-02-0220 पर SMS कर दें। शिकायत तो दर्ज हो गई, पर अब क्या? देखिए, थोड़ा सब्र रखना होगा। हर समस्या के समाधान का एक तय समय होता है। अगर कोई डिजिटल पेमेंट फेल हुआ है तो बैंक उसकी तुरंत पावती यानी एक्नॉलेजमेंट देता है। जो सामान्य शिकायतें होती हैं उन्हें सुलझाने का टारगेट 7 दिन का होता है। लेकिन अगर मामला किसी जटिल धोखाधड़ी या फ्रॉड का है तो जांच में अधिकतम 30 दिन तक का समय लग सकता है। तो अगले कदम पर जाने से पहले इस समय सीमा का इंतजार जरूर करें। मान लीजिए वो समय सीमा खत्म हो गई और आपको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला या आपका रिफंड अटका ही हुआ है, तो अब बारी आती है दूसरे कदम की, इंटरनल एस्केलेशन। ये साबित करने के लिए कि आपने स्थानीय मैनेजमेंट को गलती सुधारने का मौका दिया था, आपको बैंक के भीतर ही शिकायत को ऊपर ले जाना होगा। इसका तरीका बहुत साफ है। सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत को अपने क्षेत्र के नेटवर्क नोडल अधिकारी यानी NNO तक पहुंचाइए। इसके बाद आपको 5 दिन का इंतजार करना होगा। अगर उन 5 दिनों में भी कोई समाधान नहीं निकलता है तो मामला सीधे प्रधान नोडल अधिकारी यानी प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के पास जाएगा। अब इस लेवल 2 पर प्रधान नोडल अधिकारी को कैसे संपर्क करें? उनका ईमेल एड्रेस है dgm.customer@sbi.co.in। जब आप ये ईमेल लिखें तो उसमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अपना अकाउंट नंबर और वो लेवल 1 वाला सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे इनका ऑफिस मुंबई के नरीमन पॉइंट में स्थित स्टेट बैंक भवन की 16वीं मंजिल पर है। क्या हो अगर बैंक का आला प्रबंधन भी आपकी समस्या ना सुलझा पाए या 30 दिन बीत जाएं और कोई जवाब ही ना आए? फिक्र मत कीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे कदम पर, जो है रिजर्व बैंक का लोकपाल। जब बैंक से बात ना बने तो देश के स्वतंत्र बैंकिंग रेगुलेटर यानी RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाना होता है। इसके लिए आप उनके केंद्रीकृत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल का एड्रेस है cms.rbi.org.in। अगर आप चाहें तो उन्हें सीधे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है crpc@rbi.org.in। ये एक पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होती है। अब यहाँ भी टाइमलाइन समझना जरूरी है। आपके SBI के प्रधान नोडल अधिकारी को जवाब देने के लिए कुल 30 दिन का समय मिलता है। अगर वहां से समाधान नहीं हुआ तो RBI का लोकपाल मामले की जांच करता है,
जिसमें आमतौर पर 30 से 60 दिन का समय लगता है। और आपको पता है, लोकपाल के पास बहुत शक्ति होती है। अगर आपका कोई वास्तविक वित्तीय नुकसान हुआ है तो वे बैंक को आपको 30 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का आदेश दे सकते हैं। ये हम उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। लेकिन अगर मामला इतना गंभीर हो या कोई ऐसा बड़ा सिस्टम फेलियर हो जो इन सबसे भी ना सुलझे, तब क्या? तब आता है हमारा चौथा और सबसे ऊंचा कदम, कानूनी कार्यवाही यानी कंज्यूमर कोर्ट। कोर्ट जाने से पहले आप प्री लिटिगेशन मध्यस्थता का रास्ता अपना सकते हैं। इसके लिए आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको औपचारिक रूप से कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करना ही है तो इसके लिए ई-जागृति पोर्टल का इस्तेमाल करें। वेबसाइट है e-jagriti.gov.in। आपके नुकसान की रकम यानी दावे के मूल्य के आधार पर यह तय होगा कि मामला जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोग में से कहां सुना जाएगा। कानूनी मामलों में समय का ध्यान रखना सबसे ज्यादा मायने रखता है। जिस दिन आपके साथ वो बैंकिंग फेलियर हुआ या जिस दिन समस्या शुरू हुई, उसे दिन 0 या डे 0 माना जाता है। वहां से लेकर ठीक 2 साल के भीतर आपको अपना उपभोक्ता मामला दर्ज कर लेना चाहिए। ये एकदम सख्त कानूनी समय सीमा है। इसके बाद कानूनी विकल्प बंद हो सकते हैं, इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखें। इन आधिकारिक रास्तों के अलावा भी कुछ जगह हैं जहां आप जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कंप्लेंट हब कम्युनिटी जैसे नेटवर्क्स के बारे में। जब आप किसी ऑनलाइन कम्युनिटी या फोरम में अपने अटके हुए रिफंड या फ्रॉड के बारे में मदद मांग रहे हों, तो एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखें, अपनी निजता बरकरार रखें। कभी भी अपना सटीक अकाउंट नंबर, पासवर्ड या कोई भी बैंक डिटेल पब्लिक में शेयर न करें। बस अपनी समस्या बताएं और कम्युनिटी आपको सही दिशा दिखा देगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मुंबई कॉर्पोरेट सेंटर को शिकायत कैसे लिखें, तो इसकी भी चिंता मत कीजिए। हमने इस चर्चा के विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में एक कंप्लेंट हब पोर्टल का URL दिया है। आप उस लिंक पर जा सकते हैं। वहां आपको SBI के एस्केलेशन के लिए बने बनाए एग्जैक्ट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, जब हमारा फाइनेंशियल सिस्टम लड़खड़ाता है तो क्या एक आधुनिक उपभोक्ता के तौर पर हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस एस्केलेशन की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं? अक्सर लोग थक हार कर अपने पैसे छोड़ देते हैं, लेकिन इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझ लेने के बाद आप अपनी जायज़ शिकायतों को छोड़ने के बजाय उन्हें मजबूती से सुलझा सकते हैं। याद रखिए, जानकारी ही असली ताकत है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।